हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 4। कक्षा 11 के चैप्टर 4 की एक वीडियो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा उद्योग क्या होते हैं और उन उद्योगों की भारत के अंदर जो उद्योग हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो समय समय पर विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ हैं उनके बारे में। तो औद्योगिक नीति क्या होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो हर एक कार्य को करने के लिए जैसे कोई नीति बनाई जाती है, कार्य प्रणाली बनाई जाती है कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, ठीक वैसे ही भारत के अंदर उद्योगों को चलाने के लिए भी एक नीति बनाई गई, जिसमें कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे, कुछ कार्य प्रणाली को फॉलो किया गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। तो उद्योगों को अच्छे से विकसित करने के लिए या उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के सिद्धांतों का, नियमों का, क्रिया प्रणाली का पालन किया गया वो औद्योगिक नीति कहलाएगी। अगर हम बात करें भारत की औद्योगिक नीतियों की, तो भारत में अब तक कई औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं। वैसे तो हमारी औद्योगिक नीतियां 4 आई हैं, लेकिन उनमें से 3 जो हैं उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं और उन 3 में से भी एक को हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो औद्योगिक नीतियाँ? पहली औद्योगिक नीति जो 1948 में आई, इसके बाद अगली औद्योगिक नीति आई वो 1956 में आई, और 1956 के बाद अगली 1980 में, और उसके बाद 1991 में। जो 1991 की औद्योगिक नीति है ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है, जिसे हम नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम उससे पहले की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं 1948 की और 1956 की, इन औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। जो 1980 की औद्योगिक नीति है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारा फोकस आज इन 2 पे रहेगा और अगली वीडियो में हम 1991 की जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम औद्योगिक नीति 1948। तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया, इसे हम कुछ पॉइंटों के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण होता है उद्योगों को बांटना। तो जो भारत के अंदर जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों को कुछ भागों में बांट दिया। तो वो भाग जो 1948 में बांटे गए वो मुख्यतः 4 भाग बने। तो 1948 के अंदर जो औद्योगिक नीति थी उसके अंदर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया और उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग था सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र या हम इसे सरकारी क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र, तो वो क्षेत्र जिसके अंदर जो उद्योग धंधे जो इस क्षेत्र के अंदर आए, जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल सरकार का था, यानी कि सरकार के पूर्णतः कंट्रोल में जो उद्योग थे हमारे, उसे हमने सार्वजनिक क्षेत्र कहा। तो कुछ उद्योग जैसे अणु शस्त्र का, रक्षा का मंत्रालय, रेलवे वगैरह का, तो कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे थे उनको इस क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। उनके ऊपर सरकार का पूर्णतः कंट्रोल था। वैसे तो सरकार किसी भी क्षेत्र के ऊपर अपना संकट के समय किसी के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ये कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो हर समय बिना संकट के भी जो पूर्णतः सरकार के अंतर्गत आते थे। तो जो पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में थे उन्हें हमने क्या कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जो दूसरा भाग बनाया वो भाग बनाया सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का। सार्वजनिक व निजी, तो यहाँ पर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। इसका अर्थ भी यही है कि ये कुछ ऐसे उद्योग धंधे थे जिनके अंदर क्या था, सरकार का मालिकाना हक सरकार के पास था, लेकिन उसका प्रबंध करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए वो किसे सौंप दिए गए थे, निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए। तो इसके अंदर हमारे कुछ 6 उद्योग ऐसे आए थे जो इसके अंदर थे, हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत थे, सार्वजनिक व निजी। तो पहला जो पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में था, दूसरा जो सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों ने मिलकर चलाया, जिसके ऊपर पूर्ण अधिकार किसका था, सार्वजनिक क्षेत्र का, लेकिन प्रबंध करने के लिए जो किसको दे दिए गए थे, निजी क्षेत्र को दे दिए गए। तो इसके अंतर्गत जो 6 उद्योग थे, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग थे जैसे कोयले का, लोहे और इस्पात आदि के उद्योग, तो ऐसे कुछ 6 उद्योग थे जिनको सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, जो हमारा दूसरा भाग बना, दूसरा वर्गीकरण बना, इसके अंतर्गत रखा गया। तो 1948 की औद्योगिक नीति में पहला वर्गीकरण सार्वजनिक क्षेत्र जो पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में, दूसरा वर्गीकरण सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को एक साथ मिलकर, जिसके अंतर्गत 6 उद्योग आए
और ये आधारभूत उद्योग थे। और इसके अंदर जो मालिकाना हक था वो सार्वजनिक क्षेत्र का था, लेकिन प्रबंध करने के लिए ये निजी क्षेत्र को सौंपे गए। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आया हमारा नियंत्रित क्षेत्र, नियंत्रित निजी क्षेत्र। तो इसके साथ नियंत्रित लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोल में था। निजी क्षेत्र भले ही था ये, लेकिन किसके कंट्रोल में था? ये सरकार के कंट्रोल में था। तो इसके अंतर्गत लगभग 18 उद्योग जो आए और उन उद्योगों को, जैसे जो मुख्य उद्योग थे 6 आधारभूत, उनको तो इस क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया गया, सार्वजनिक निजी वाले के अंतर्गत। लेकिन इसके बाद जो अगले आधारभूत उद्योग बचे, उन 6 से अगले, तो ऐसे 18 उद्योग चुने गए और उन उद्योगों को किसके अंतर्गत लाया गया? नियंत्रित निजी क्षेत्र। ये नियंत्रित था, यानी कि वैसे तो ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत थे, लेकिन सरकार के जो रूल्स थे, जो सरकार के नियम थे, उसके अंतर्गत रहकर ही इस क्षेत्र को काम करना था। इसलिए इसे क्या कहा गया? नियंत्रित निजी क्षेत्र कहा गया। तो 3 हमारे वर्गीकरण हो गए। इसके बाद चौथा वर्गीकरण आया निजी व सहकारी क्षेत्र। तो हमने 6 को यहाँ पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, 18 को नियंत्रित निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद जो शेष उद्योग बचे, शेष जो भी बचे, उनको किसके अंतर्गत लाया गया? निजी व सहकारी। तो ये निजी भी था और सहकारी भी था। सहकारी का अर्थ क्या हुआ कि भाई इनके ऊपर कंट्रोल वैसे चलाने का काम किसका था? ये निजी क्षेत्र का था, लेकिन जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता के समय सरकार से भी ये मदद ले सकते थे। इसलिए इसे सहकारी, साथ मिलकर चलाने का, सरकार भी इनको साथ में मदद दे सकती थी। इसलिए इसे क्या कहा गया? निजी सहकारी क्षेत्र। तो 1948 की जो नीति थी, उसके अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, तीसरा नियंत्रित निजी क्षेत्र और चौथे नंबर पर निजी और सहकारी क्षेत्र। इसके बाद जो बाकी के कुछ और उद्योग बचे, लघु व कुटीर उद्योग। लघु व कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? जो लोग अपने घरों के अंदर ही रहकर छोटे छोटे काम धंधे शुरू करते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, रोजगार करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था, जो बेरोजगारों की संख्या को काफी मात्रा में कम कर रहा था। तो अगला जो बांटा गया दूसरा भाग जो उद्योगों का, वो था हमारा लघु व कुटीर उद्योग। पहले में 4 भाग आ गए और अगला लघु व कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत अन्य जो छोटे उद्योग रह गए वो इसके अंतर्गत आए। तो ये हुई हमारी 1948 की औद्योगिक नीति और उसके कुछ मेन पॉइंट। इसके बाद जो दूसरी विधि आई 1948 के बाद 1956 में अगली औद्योगिक नीति आई। उस औद्योगिक नीति में और 1948 की औद्योगिक नीति में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने दोनों को साथ साथ रखा है। तो 1956 की औद्योगिक नीति में क्या किया गया? यहाँ पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, लेकिन वो उद्योगों का वर्गीकरण 1948 के उद्योगों के वर्गीकरण से कुछ अलग था। कैसे अलग था? जैसे सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र, जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया, उसमें सबसे पहला भाग बनाया गया सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र ये हमारा वही क्षेत्र है जो पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं बनाया था कि इसके अंतर्गत कितने उद्योग आएंगे, लेकिन जो 1956 की नीति आई उसमें ये बांट दिया गया कि जो 17 महत्वपूर्ण उद्योग थे, 17 महत्वपूर्ण उद्योग, यहाँ पर गिनती कर दी गई कि जो 17 महत्वपूर्ण उद्योग थे वो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा गिनती नहीं की गई थी कि कौन कौन से उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आए। तो ये 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए। और निजी व सहकारी, निजी व सहकारी यहाँ पर भी था, निजी व सार्वजनिक यहाँ पर भी था, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ पर इसके अंतर्गत कितने उद्योग थे? 6 उद्योग थे, लेकिन यहाँ पर इनको बढ़ाकर 12 कर दिया। कितना कर दिया गया? 12। तो हम साथ साथ अंतर भी कर सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर भी बनाया गया, वहाँ पर भी बनाया गया, लेकिन 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण 17 उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाए गए। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र जो 1948 में था उसके अंतर्गत 6 उद्योग ही थे, लेकिन जो 1956 की नीति थी उसके अंतर्गत ये 12 उद्योग कर दिए। फिर जो निजी क्षेत्र रह गया, बाकी के जो हमारे रह गए वो इसके अंतर्गत शेष जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत छोड़ दिए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत हमने इनको 4 भागों में बांटा था, लेकिन 1956 में ये 4 भाग नहीं रहे, इसके साथ ये 3 भाग ही कर दिए। तो 4 भाग से जो उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, 1956 में इसको 3 भागों में ही कैटेगराइज कर दिया गया। तो 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 17 उद्योग, निजी व सार्वजनिक जो साथ मिलकर चल रहे थे, जिसमें कंट्रोल
सरकार का था, लेकिन प्रबंध का काम किसको दिया गया था? निजी को। उसके अंतर्गत 12 उद्योग कर दिए गए और बाकी के जो शेष उद्योग बचे उन्हें निजी क्षेत्र के स्पुर्द कर दिया गया। इसके बाद इस 1956 की औद्योगिक नीति में कुछ और विशेष कदम उठाए गए। वो क्या थे? सबसे पहला, निजी क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार। हमने 1948 की नीति में पढ़ा कि नियंत्रित था हमारा, लेकिन अब इतना नियंत्रण नहीं रहा। उसके साथ उचित व्यवहार किया गया, निजी क्षेत्र के महत्व को समझा गया और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया, अर्थात निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों की संख्या को अधिक कर दिया गया। तो निजी क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार किया गया। लघु और कुटीर उद्योगों का यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखा गया, यहाँ पर भी रखा गया, क्योंकि ये उद्योग रोजगार का गांव के अंदर, विशेष तौर पर गांव के अंदर रोजगार बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोर्स है। तो लघु और कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके अंतर्गत बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग घरों के अंदर ही अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर, जैसे दरी बनाने का काम, कालीन बनाने का काम, हथकरघे का काम, इस तरह के काम वो किया करते थे। तो लघु और कुटीर उद्योगों के ऊपर भी ध्यान दिया गया। और संतुलित क्षेत्रीय विकास, संतुलित यानी कि किसी एरिया का विकास अधिक और किसी का कम जब होता है तो वो जो विकास होगा वो संतुलित नहीं कहलाएगा। संतुलित के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, निजी क्षेत्र का विकास और निजी और सहकारी सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ एक समान मात्रा में अगर होगा तो उसे हम संतुलित विकास कहेंगे। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास की तरफ ध्यान दिया गया 1956 की औद्योगिक नीति। तो बच्चों, ये हमारी औद्योगिक नीतियाँ थी दो, 1948 की औद्योगिक नीति और 1956 की औद्योगिक नीति, जिसे हमने साथ साथ पढ़कर एक तरह से इन दोनों का अंतर भी करने की कोशिश की है। जो अगली नीति होगी हमारी वो नई औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली वीडियो में हम उस नीति के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।